नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनी और मुख्यमंत्री ने फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। और जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के विजन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की जा रही है। और बांसुरी स्वराज के अनुसार योजना का पोर्टल 1 अगस्त से शुरू होगा और इसके तहत 17 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में हर महीने 2,500 रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली की मातृशक्ति को मैं बहुत बधाई देती हूँ। माता किसी भी व्यक्ति की पहली गुरु है और आज गुरु पूर्णिमा पे ये इतने शुभ अवसर पे इतनी खुशी की बात मुझे कहने का मौका मिल रहा है कि दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो वुमेन लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र है विकसित भारत के लिए, उसको पुनः एक और योजना चलाकर उसको दिल्ली में चरितार्थ करने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई। दिल्ली की जनता को, दिल्ली की मातृशक्ति को बहुत बधाई कि दिल्ली में अब लक्ष्मी योजना जो अब सुचारू रूप से उसको चलाएंगे और उसका पोर्टल चल जाएगा 1 अगस्त से। रक्षाबंधन से पहली किस्त आ जाएगी 2500 रुपया महीना। दिल्ली की भाजपा की डबल इंजन की सरकार करीब 17 लाख से ज़्यादा दिल्ली की माताओं और बहनों के अकाउंट में देगी। इससे मैं जानती हूँ कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में एक बहुत गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा का समापन भव्य से धार्मिक आयोजन के साथ हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। और मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि राम कथा समाज को सत्य, सेवा, मर्यादा और राष्ट्रीय हित का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के संरक्षण में ऐसे धार्मिक आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। साप्ताहिक श्री राम कथा के व्यासपीठ पर विराजमान
श्री राम कथा के एक विद्वान वक्ता के रूप में जिन्होंने अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त की है, ऐसे कथा व्यास के रूप में जिनके सानिध्य में पिछले 7 दिनों से आप सबको प्रभु की इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा है, इस पावन श्री राम कथा के कथा व्यास आचार्य शांतनु जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संतजन, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के जो हमारे मुख्य पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी महाराज, शक्तिपीठ देवी पाटन के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी और हनुमान मंदिर के श्री महंत रामदास जी महाराज, अन्य पूज्य संतजन, इस पावन कथा के सभी यजमानगण, रक्षा क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वर्चुअल माध्यम से लखनऊ स्थित कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड में डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिक सैन्य चिकित्सा व्यवस्था सैनिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा क्षमता को और सशक्त बनाएगी। और रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और यह नया विभाग सैन्य चिकित्सा अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा उपचार व्यवस्था को नई दिशा देगा। मिलिट्री मेडिसिन की एक स्पेशल यूनिट की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। लखनऊ का कमांड हॉस्पिटल अपनी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए यह प्रसिद्ध है और इस नए डिपार्टमेंट के माध्यम से हम एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर रहे हैं जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर और मध्य भारत के सशस्त्र बलों को एडवांस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और यह विभाग आर्मी मेडिकल कोर के युवा डॉक्टर्स के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस होगा, जहां वे डिप्लॉयमेंट से पहले बैटलफील्ड नर्सिंग और एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं इस डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मॉडर्न हेल्थ एजुकेशन में सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसलिए ट्रेनिंग के माध्यम से हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारे डॉक्टर्स जब फील्ड में उतरें तो मसल मेमोरी के लेवल पर उन्हें हर प्रोसेस कंठस्थ हो। और यह डिपार्टमेंट शुरू होने से हमारे यंग मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक नया कैरियर पाथवे खुलेगा और छात्र अब मिलिट्री मेडिसिन में भी सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकेंगे, ऐसा मुझे बतलाया गया है। इससे न केवल सेना के भीतर एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी बौद्धिक पूंजी यह बढ़ेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर भी मेडिकल रिसर्च में भारत का सम्मान बढ़ेगा। साथियों, यहां कई वरिष्ठ मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, इसलिए मैं एक जरूरी मुद्दे पर भी आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। एक मजबूत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम यह हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप सभी इससे परिचित हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि
और कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता में संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। और उन्होंने बताया कि सभी जिलों में उर्वरकों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या कृत्रिम कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कृषि मंत्री ने अधिकारियों से निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को समयबद्ध खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि खेती किसानों के करवाए बिना किसी बाधा के जारी रहे। 26 के आच्छादन का समय पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों में खरीफ, रबी और उसके बाद जायद की फसल होती है। इस समय आज मैं आपके बीच में खरीफ की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं कि हम लोगों ने इस साल आच्छादन का लक्ष्य 110 लाख हेक्टेयर रखा था और लगभग 107 लाख हेक्टेयर में हमारी पूर्ति हो रही है, जो 95% के करीब है। गत वर्ष 103 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, लेकिन वो 100 लाख के करीब हम पहुंच पाए थे। तो इस साल मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारा लक्ष्य है उसके करीब हम पहुंच जाएंगे। और इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों को समय से बीज, खाद और पानी मुहैया करने का संकल्प लेकर के काम किया। हम अवगत हैं कि यह साल सुपर एल नीनो का साल भी है और आशंका ये रही है कि उत्तर प्रदेश में औसतन बारिश गत वर्षों की तुलना में औसत जो वर्षा होती है उससे 15% करीब नीचे रहेगी। और इसलिए कृषि विभाग शुरू से ही जागरूक होकर के बीज उपलब्धता और फर्टिलाइजर की और सिंचाई विभाग ने पानी उपलब्ध करा करके किसानों को इस कठिनाइयों के बावजूद भी जो लक्ष्य था उसके करीब उसको हमने पहुंचा। लोकसभा में परीक्षा संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार के प्रस्तावित प्रावधानों पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा है कि केवल सख्त सजा प्रावधान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी रोकथाम व्यवस्था भी जरूरी है। थरूर ने सरकार के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है और कहा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालतों की प्रभावशीलता और सलीता पर भी सवाल उठाते हुए न्यायिक ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत बताई। बिल्कुल, ये बिल में सिर्फ सज़ा की बात है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो पहली बात यह है कि सज़ा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के सपने को बेचना किया तो नेचुरली कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, पर सज़ा ठीक है। लेकिन सज़ा तक पहुंचने के पहले आप ज़रा सा ये पेपर लीक्स को प्रिवेंट करो ना, कि कोई प्रावधान करो ताकि ये नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं तो कुछ सुझाव भी दे चुके हैं मेरे भाषण में और मेरे लेख में। मैं नंदन नीलेकणी जी को भी चिट्ठी लिख के मुझे बताया कि क्या क्या मेरे ख्याल में करने चाहिए, सोचने चाहिए सर ये नए कमेटी को। और उसके अलावा बात ये भी है कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट से? इस साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025 में 1.5 लाख नए केसेस आ गए हैं फैसला कोर्ट्स में और सिर्फ 60,000 उन्होंने डिस्पोज किया। तो आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेंडेंसी 2.5 लाख है, तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे कुछ लॉ पास करेंगे, क्या न्याय भी आ जाएगा? लॉ के साथ नियम पास करने से जस्टिस नहीं आती, न्याय नहीं आती है। आपको क्या करना है? आपको नए जजेस को अपॉइंट करना है, एडिशनल जजेस, शायद नए कोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, नए प्रोसिक्यूटर्स को। जब जुडिशियल सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है
तो ये कोर्ट्स की अनाउंसमेंट करके प्रधानमंत्री खुद ने किया कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करेंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को चलने का अनुभव क्या है ये भी देखनी चाहिए। आपने एडवाइस किया है? हाँ, मैंने उसको चिट्ठी लिखा है, उसने एक्नॉलेज भी किया है कि मिला। सर, केरल पुलिस ने कई प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर देखिए, मुझे तो, मैं तो यहाँ हूँ आप लोगों के साथ में, क्या बताऊँ केरला में क्या हो रहा है, मुझसे पूछ लीजिए। मेरे ख्याल में ये और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ भी है, मेरे ख्याल में इस किस्म की केसेस के खिलाफ हमारी सरकार एक्शन नहीं लेंगे मेरे ख्याल में, लेकिन मुझे अभी मालूम नहीं, माफ़ कीजिए, मुझे जाना। एजुकेशन मिनिस्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो चयन किया गया। जी नहीं, वो तो अब अलग बात है। आपको पता है, प्रियंका जी ने बताई ना क्या हो गया, वो बिल्किस बानो मामले में उन्होंने जो कुछ कहा था, ये तो हमें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि जो हुआ उनके खिलाफ बहुत दुखद बात थी। और ऐसे जब हो रहे हैं और आप उनके ये जो उन पर आक्रमण किए उनके लिए आप बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। बस यही बात बताई। थैंक यू। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और किसानों से जुड़े मुद्दों पर प्रदेशवासियों से संबोधित किया और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महर्षि संदीपनी के नाम पर स्थापित किए जा रहे संदीपनी विद्यालय प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देंगे। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों के निर्माण पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वही किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है और तथा किसानों से संवाद के लिए समिति का गठन किया गया है और सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके सकारात्मक सुझाव पर अमल करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों में जनता के हितों का ध्यान रखते हुए सकारात्मक समाधान निकालने की अपील भी की। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। महर्षि सांदीपनी के नाम पर हमने अपने प्रदेश के सभी निर्मित सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण भी बीते 15 दिवस के अंदर किया है। सब प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कई प्रकार के काम हमने हाथ में लिए हैं। सभी स्कूलों के अंदर बनने वाले पहले और दूसरे चरण की विद्यालयों की अगर मैं संख्या के आधार पर उनकी राशि बताना चाहूँ तो लगभग 25,000 करोड़ की धनराशि हमारी सरकार सांदीपनी विद्यालयों के ऊपर खर्च कर रही है। लेकिन ये विद्यालय पूरे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में हमारे अपने उच्च शिक्षा के पहले स्कूल शिक्षा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही साथ आज बाघ दिवस भी है और बाघ दिवस के अवसर पर मैं अपने सारे वन्य प्राणियों को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको बधाई देना चाहूँगा। उल्लेखनीय है, एक देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में अगर कहीं बाघ है तो मध्य प्रदेश में। मैं इस मामले में भी बधाई देना चाहूँगा। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे मेरी अपनी ओर से एक बार फिर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई। पटना में जेडीयू विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने एआई वीडियो विवाद को लेकर प्रशांत
किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी और नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि कृत्रिम बुद्धिमान यानी एआई के माध्यम से भ्रामक वीडियो तैयार कर राजनीतिक माहौल प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है और अब आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। और जेडीयू नेता ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। वही उन्होंने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच और अंतिम निर्णय संबंधित कानूनी एजेंसियों और न्याय प्रक्रिया के तहत ही होगा। राजनीति के अल्पज्ञानी के माथे पर बैताल आ बैठा। विधानसभा चुनाव 2025 में जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड बनाने वाले खुद उम्मीदवार बन गए और नीतीश कुमार जी ने बांकीपुर की जनता से अनुरोध किया कि नीरज कुमार सिन्हा को मतदान करिए। इन्होंने कहा आर्टिफिशियल वीडियो है। आर्टिफिशियल वीडियो नीतीश कुमार जी का बनता है? कोई माई का लाल पैदा लिया है? और इस ढंग से नीतीश कुमार जी पर आपने अपने मंशा थी तो कानून का हम सम्मान करते हैं। अपने कानून के तहत अनुरोध किया है कि भाई भारतीय न्याय संहिता 2023 171 172 174 175 353 ये मेरा अधिकार नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 173 174 1 और पीपुल और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 सेक्शन 123-4 के तहत करिए कि क्या इन अशांत किशोर हैं, इनको कानून की धारा से अशांत हो, ये हमारी मंशा है। इन्होंने भाई मनसा क्या, हम ये करिएगा, उन्होंने रिसीविंग दे दिया हमारे आवेदन का। बाकी श्रीनगर के प्रतिष्ठित टैगोर हॉल में आधुनिक रंगमंच पर आधारित नाटक द लास्ट स्टेप का सफल मंचन किया गया। इस नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को आधुनिक थिएटर की संवेदनशीलता और कलात्मक अभिव्यक्ति से रूबरू कराया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कला प्रेमियों और छात्रों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। नाटक के कलाकारों और निर्देशकों ने कहा है कि इस प्रस्तुति का उद्देश्य समाज के विभिन्न पहलुओं को रचनात्मक ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना और युवाओं के रंग मंच से जोड़ना है। और दर्शकों ने भी नाटक की प्रस्तुति और कलाकारों के अभिनय की सराहना की। जी मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने पहली बार, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, बट मैंने पहली बार ना लाइव परफॉर्मेंस देखी है। तो इससे ना आगे की जो जेनजीज है, जो जनरेशन है, जो खुद प्ले करना चाहते हैं या खुद एक आर्टिस्ट है, उनको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि एक आर्टिस्ट के जो भी जज्बे होते हैं वो सामने होते हैं, आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है लाइव परफॉर्मेंस देखना। अदरवाइज जो हम टीवी पे देखते हैं वो तो स्क्रिप्टेड होता है, वो तो मतलब एक बार कट लगता है वो ये, मगर यहाँ पे आपको मतलब जो है सामने है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं आर्टिस्ट हूँ बट मैं पहली बार मैं लाइव देख रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि आगे जाके भी ऐसे प्ले हो, जैसे कि हमारा यहाँ पे टैगोर हॉल में आज प्ले हुआ। हमारी सीनियर आर्टिस्ट थी जिनसे मैंने भी सीखा है, जमीला अख्तर, जिन्होंने आज माँ का रोल निभाया। बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है और बहुत मतलब सबका मैं नाम लूँगी, जो भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट है, नए जनरेशन के आर्टिस्ट हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे उनके भावनाएं जो भी थे सब कुछ सेट पे सामने था। और सच में मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा हो। कितना अच्छा रहता है कि आजकल के इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में डिफरेंट काइंड के चैलेंजेस हैं, टेंशन्स हैं, जॉब की, हेक्टिक लाइफ है, तो कुछ पल इंसान थिएटर में गुजारते हैं तो एक अलग ही पीसफुल एटमॉस्फेयर देते हैं। बिल्कुल, ये पीसफुल एटमॉस्फेयर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हम लोग कोई भी जैसे हम लोग कॉमेडी करते हैं, ठीक है, जैसे आज हमारा जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं, हमारा एक चैनल है, हम लोग सास बहू का सीरियल बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ में भी ऑलरेडी बहुत टेंशन है, बट हमारा एक मोटिव है कि हमें लोगों को हंसाना है, खिलाना है। तो हम जब यही चीज़ आगे इंशाल्लाह थिएटर्स में करेंगे तो हमें खुद भी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हम टीवी भारत।